अभी देखो कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 एक्स के इक्वल होता है। डिस्टेंस के साथ में कुछ इस टाइप से वेरी करता है। अभी अपन कह रहे कि अगर ये बाहर की तरफ है तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगा, टेंजेंशियल अपवर्ड होगा बेटा। इस रीजन में फील्ड इंटेंसिटी अपवर्ड होगा। और कहाँ पे? इस रीजन में ये जैसे ओ है, ये ए है और ये अपने पास बी है। अगर मैं ओ ए रीजन में बात करता तो फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगा, अपवर्ड होगा। और अगर मैं ओ बी में बात करता तो फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा। और अगर ओ पॉइंट पे बात करें तो दोनों के कारण फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि ये बी है, ये अपन कह रहे कि एक्स है। यहाँ पे अपन फील्ड इंटेंसिटी देखें, करंट की डायरेक्शन कैसे है? डॉट है, डॉट का मतलब आउटवर्ड है। करंट को मैंने डॉट से शो किया। हाँ, डॉट का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अभी देखो इसका ग्राफ अपने को प्लॉट करना है। अगर अपने को कहा जाए कि बी और एक्स में ग्राफ कैसा होगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2x है, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स है, तो ग्राफ कैसा होगा। वो ऐसे नाम भूल गया उसका, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ कैसा होगा, हाँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा ड्रॉ करें तो ये ग्राफ यहाँ से इधर सेंटर पर बेटा अपन कह रहे कि 0 होगा, फिर नेगेटिव यहाँ पे इधर हो गया। फिर इस रीजन में अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी हाइपरबोला ऐसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी ऐसा होगा। ये इसका बी एक्स कर्व है। नेक्स्ट जैसे अपने पास सब वो आपने डॉटेड लाइन से लाइक कैसे फाइंड किया, कैन यू रिपीट? हाँ, अब हम कह रहे हैं कि जब पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर पर होता तो हम कह रहे आर की एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो फील्ड एटलीस्ट अप्रोक्सीमेशन में इंफिनिटी कह सकते हैं। एक्स को 0 रखते हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 जीरो क्या होगा, इंफिनिटी। तो इसलिए हमने कहा कि कंडक्टर के पास वाला जो पॉइंट है वहां पे फील्ड इंफिनिटी होगा। सेंटर पर फील्ड है वो दोनों के कारण इक्वल एंड ऑपोजिट, तो 0 हो गया। और जब बी इस सेकेंड वाले कंडक्टर की बात करेंगे तो सेकेंड कंडक्टर के कारण फील्ड कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट नीचे होगा, तो फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। इस रीजन में टेंजेंट ऊपर है तो यहाँ पे फील्ड अपवार्ड है। इस रीजन में फील्ड अपवार्ड होगा तो पॉजिटिव हो गया। इस रीजन में फील्ड डाउनवर्ड है तो उसको नेगेटिव ले लिया। ओके। अभी अपन कह रहे कि दूसरा उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ये जैसे अपन कह रहे कंडक्टर जिसमें करंट आई आउटवर्ड है, अनदर एक कंडक्टर है जिसमें करंट को हमने क्रॉस से शो किया है, ये क्रॉस है मतलब इनवर्ड है। और ये बी एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, ये इसका सेंटर है। अभी अपने को पूछा गया कि फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में ग्राफ अपने को प्लॉट करना है। ये रीजन अपन कह रहे कि फर्स्ट अप ले लो, इस रीजन को सेकेंड, ये थर्ड है और ये रीजन 4 है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ड्रॉ करो इसका बेटा फील्ड। बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स है तो ग्राफ हाइपरबोला बनेगा। जब दोनों एंटी पैरेलल करंट है तो उस केस में अपन कह रहे सेंटर पर फील्ड मिनिमम होगा। और मिनिमम जीरो नहीं होगा, मिनिमम तो होगा बट जीरो नहीं होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। नोट कर दिया बेटा। यस चलो अभी अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ऑन इन a uniform
मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic force on a moving charge in a uniform magnetic field। ये जैसे अपन कह रहे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, और वो जैसे क्यू चार्ज पार्टिकल है, मास एम है, वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इस टाइप से एंटर कर रहा है। तो हम कहेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल दैट विल बी गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में अपन लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा एन के, क्यू वी बी साइन थीटा एन के इक्वल होगा। और फोर्स को बेटा अपन देखें तो हम लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होगा। तो कोई भी अपन कह रहे कि मूविंग चार्ज पार्टिकल है और किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो फोर्स है वो क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स is perpendicular to the containing plane containing v vector and b vector, and the direction is given by right hand thumb rule। right hand thumb rule राइट हैंड थंब रूल बेटा हमने पढ़ा है वेक्टर्स के अंदर। फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड पाम को ले जाओ और पाम का फेस सेकेंड वेक्टर की तरफ होना चाहिए। तो v क्रॉस b अपने किया तो थंब कहाँ पर है, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब अपन कह रहे कि फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगा। तो कोई भी अपन कह रहे कि मूविंग चार्ज है, और मूविंग चार्ज अपन कह रहे कि एक आपने क्या बोला कि राइट मैंने हैंड, रिपीट लाइक यस, राइट हैंड जो पाम है उसको फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले जाना। तो फर्स्ट वेक्टर v है, तो v की तरफ राइट हैंड पाम को ले जाए, और पाम का फेस जो है वो सेकेंड वेक्टर की तरफ होना चाहिए, b की तरफ होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। ये जो है हैंड एकदम स्ट्रेट रखना है, फोल्ड नहीं करना है। फर्स्ट वेक्टर की तरफ पूरा एकदम स्ट्रेट रखना है, और थंब ऐसे एकदम परपेंडिकुलर ऐसे फ्लैट रखना है। अभी अपन कह रहे हैं कि बी की तरफ टर्न करें, तो वी बी इधर है, तो थंब कहाँ पे आया, अंदर की तरफ। फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड पाम को ले जाना है और सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न करना है। तो v क्रॉस b थंब इनवर्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स है वो अंदर की तरफ होगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट में अपन देखते हैं। तो v क्रॉस b, और v क्रॉस b हमेशा v वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अभी इसमें कुछ केसेस बेटा अपन स्टडी करेंगे। केस सेगमेंट नोट नोट करना है, ओके। ये जैसे एक चार्ज पार्टिकल क्यू है और सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वेलोसिटी v है। तो v और b दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब थीटा जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि मैग्नेटिक जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल जीरो के इक्वल होगा। मतलब अपन कह रहे कि जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। हमें पूछा जाता है कि अगर थीटा जीरो है तो मोशन किस टाइप की होगी, तो हम कहेंगे चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। केस टू अपन देख रहे हैं, और केस टू में अपन कह रहे हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। और जब थीटा 90 डिग्री है
तो साइन 90 उसकी वैल्यू 1 होता है। उस केस में अपन कह रहे कि फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, तो क्यू वी बी के इक्वल होगा। ये मैक्सिमम फोर्स है। अभी अपन कह रहे हैं देखो थीटा 90 डिग्री किस टाइप से मोशन करेगा, तो हम कह रहे कि इस टाइप से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एक चार्ज पार्टिकल क्यू, और वो v वेलोसिटी से इसमें परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। और जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो इसका पाथ है वो पाथ सर्कुलर होगा, है ना। जिस वेलोसिटी से ये एंटर करेगा वापस उसी वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा, मतलब उसका पाथ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो v के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है ना। v इधर है तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा। इस पॉइंट पे फोर्स इधर, यहाँ पे फोर्स इधर होगा। जब अपन कह रहे कि ये यहाँ पे वेलोसिटी इधर है तो इसका जो फोर्स है वो टेंजेंशियल होगा, मतलब टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होगा, ऐसे बेटा। और ये जो मीटिंग पॉइंट है वो इसका सेंटर होगा। तो अभी अपने को एज ए कंसेप्ट बेटा यहाँ पे याद रखेंगे कि जब परपेंडिकुलरली कोई चार्ज एंटर करता है, जिस एंगल पर एंटर करेगा वापस उसी एंगल पर अपन करेंगे बाहर आएगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उस पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल when a charged particle enters into a uniform magnetic field perpendicular to a uniform magnetic field perpendicularly, then then the magnetic force provide its centripetal force required centripetal force। और जब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है तो हम कहेंगे कि उसका पाथ कैसा होगा, पाथ सर्कुलर पाथ होगा। तो जब थीटा 90 डिग्री है तो पाथ सर्कुलर होगा, जब थीटा 0 है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। थीटा 0 है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। और थीटा 90 डिग्री है तो सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जब पाथ सर्कुलर है तो उसका रेडियस कितना होगा वो अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे, है ना। उसका टाइम पीरियड क्या होगा एक सर्कल कंप्लीट करने में, उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगा वो अपन वन बाय वन फाइंड करेंगे। अभी अपन कह रहे कि जैसे सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस कितना होगा वो अपन कैलकुलेट करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ में हम कहेंगे फॉर सर्कुलर मोशन की रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्यू वी बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लिखते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर, तो वी से वी कैंसिल आउट हो गया, रेडियस आर दैट विल बी इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी के इक्वल। ये अपन कह रहे कि सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी।
अभी यहाँ पे इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, m इंटू वी, वो लीनियर मोमेंटम अपन लिख सकते हैं, m इंटू वी लीनियर मोमेंटम। एक फॉर्मेट तो बेटा अपने को मिला एम वी बाई क्यू बी। दूसरा, अगर इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम अपन बात करें तो हम कह सकते हैं पी अपॉन क्यू बी, दूसरा फॉर्मूला होगा। अभी हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो वो होता है पी इक्वल्स टू रूट एम इंटू के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, के काइनेटिक एनर्जी है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है, और उसको मैंने m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड किया, तो ये बेटा अपने को मिला m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। m इंटू वी को अपन मोमेंटम कह सकते हैं, तो इसको हमने p स्क्वायर बाई 2m लिख दिया, तो p इक्वल्स टू अपने को रूट टू एम के मिल गया। ये इसका प्रूव हो गया। तो रेडियस का तीसरा फॉर्मूला अपने को मिला r इक्वल्स टू रूट अंडर रूट 2m के अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि तीसरा फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला अपन देखें तो हम यहाँ पे कह रहे कि इफ द चार्ज पार्टिकल्स accelerated by potential v by potential v, तो उस केस में बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी हो गया। तो तीसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमें मिला रूट टू एम क्यू वी अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। अलग अलग जगह पर इन फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे, और यहाँ पर V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। R टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं 2 पाई R अपॉन V है ना। सरकमफेरेंस अपन स्पीड वो टाइम पीरियड होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। R अभी हमने फाइंड किया m V अपॉन क्यू बी के इक्वल है। ये R की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिला 2 पाई अपॉन V इंटू एम वी अपॉन क्यू बी। वी से वी कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। तो टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें कि टाइम पीरियड है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है ना। यहाँ पे अपन नोट करके लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड does not depends on speed of the charge particle. Time period does not depends on the speed of charge particles. चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे अपन कह रहे कि डिपेंड नहीं करता है। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि टाइम पीरियड के बाद में हम बात करते हैं एंगुलर स्पीड, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगा वो अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे। उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल होता है, मीन्स 2 पाई। और टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो क्या मिला, क्यू बी बाई एम के इक्वल होगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम के इक्वल होगा। ये एंगल। और इन जनरल काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं हाफ एम इंटू बेटा वी स्क्वायर होता है, इसको अपन कहेंगे हाफ एम वी। वी को देखो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें बेटा रेडियस आर ये पता है, और वो है एम बी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से बी अगर अपन फाइंड करें तो क्यू बी आर अपॉन एम के इक्वल होगा। ये भी बेटा यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिला क्यू बी आर अपॉन एम और उसका स्क्वायर होगा। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल होगा। ये चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। रेडियस को डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है ना। तो अपने को पूछा जाए कि रेडियस 2 टाइम्स हो जाए, हाफ हो जाए, बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के इक्वल हो। उसमें हमें पूछा जाता है कि जो हेलिक्स है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, पिच लेंथ कितना है, वो बेटा अपने को पूछा जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे पिच लेंथ। और पिच लेंथ से पहले अपन यहाँ पर रेडियस ऑफ हेलिक्स अगर फाइंड करें तो वो क्या होगा, वो अपन देखेंगे। नोट करो उसको, रेडियस ऑफ हेलिक्स ये अपन कैलकुलेट करेंगे। और रेडियस ऑफ हेलिक्स के लिए वही सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ में अपन कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर होगा, वी परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने लिखा क्यू वी। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल? यस, अपन कह रहे कि जब अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं, जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और हम पार्टिकल के ऊपर बैठ के मोशन की स्टडी करें, तो जब पार्टिकल के ऊपर बैठेंगे तो फ्रेम कैसी होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी। नॉन इनर्शियल क्यों है, क्योंकि फ्रेम एक्सीलरेट मोशन कर रही है। और हमने कहा कि एक्सीलरेटेड अगर मोशन है तो फ्रेम नॉन इनर्शियल होती है, तो ये नॉन इनर्शियल है। और नॉन इनर्शियल में हमने कहा था कि एक नॉन इनर्शियल मतलब उसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए एक सूडो फोर्स अपन एज्यूम करते हैं। और सूडो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम का एक्सीलरेशन बी स्क्वायर बाई आर इधर है और सूडो फोर्स एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ये जो एम बी स्क्वायर बाई आर है इसको अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिड करने के लिए अपन एक हाइपोथेटिकल फोर्स एज्यूम करते हैं, वो सूडो फोर्स है। और ये जो सूडो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाले एक फोर्स के इक्वल होता है। तो जब भी अपन कह रहे सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है और रियल फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, एम बी परपेंडिकुलर बी इक्वल्स टू एम बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर। अभी अपन कह रहे वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर कैंसिल आउट, तो जो रेडियस हमें मिला दैट विल बी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। और v परपेंडिकुलर हेलिक्स के अंदर अपने को क्या मिला, v साइन थीटा। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे। तो रेडियस r हमें मिला एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। ये रेडियस ऑफ हेलिक्स है। नेक्स्ट, अगर हम हेलिकल पाथ में टाइम पीरियड फाइंड करें, हालांकि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो टाइम पीरियड को अपन कह सकते हैं t, and t that will be equals to circumference। circumference कितना, 2 pi r अपॉन स्पीड v परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। और r को अपने अभी कैलकुलेट किया, r इक्वल्स टू एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन v परपेंडिकुलर, और इसको हमने लिखा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। v परपेंडिकुलर से v परपेंडिकुलर क्या होगा, कैंसिल आउट। तो टाइम पीरियड अपने को मिला 2 पाई एन अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। देखो इसमें भी v का कोई कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी पर अपन कह रहे कि ये डिपेंड नहीं करता। पिच ऑफ हेलिक्स, एंड पिच ऑफ हेलिक्स क्या है, द लीनियर डिस्टेंस, the linear distance travel linear distance traveled by the charged particle
charged particle in one revolution or in one time period is called pitch up helix. Pitch up helix. The linear distance traveled by the charged particle in one revolution or in one time period is called pitch of helix. और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि पिच लेंथ अगर अपने को फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड के इक्वल होगा। और v पैरेलल को अपन क्या लिख सकते हैं v cos थीटा और टाइम पीरियड अभी हमने कैलकुलेट किया 2 पाई m अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। तो जो पिच लेंथ अपने को मिला उसको p से डिनोट करते हैं और वो होगा 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। ये चार्ज पार्टिकल का पिच लेंथ का फॉर्मूला। When a charged particle is doing circular motion in uniform magnetic field, then the work done by the magnetic force is always zero. वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन कहेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से आउटर पॉइंट से एंटर कर रहा है तो वो कभी भी सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, मतलब जिस एंगल से वो इन होता है उसी एंगल से वो आउट होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इफ तो बता आपने वहाँ पे क्या लिखा है? देन दी एक सेकंड एंगल देन द वर्क डन, W वर्क और D का मतलब डन, वर्क डन शॉर्ट फॉर्म, देन द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड पॉइंट है इफ ए चार्ज पार्टिकल enters in a magnetic field at some angle theta, then it will exit at same angle theta and it not complete a circle, and it will not complete a circle, वो कभी भी सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। जिस एंगल पर वो इन हुआ उसी एंगल पर वो फर्दर आउट होगा, नहीं करता है। और सर्कल नहीं करता है तो किस टाइप से होगा, तो ये अपन कह रहे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कि जैसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है और हम कह रहे हैं कि किसी एंगल थीटा से इस टाइप से एंटर कर रहा है। ये जैसे एंगल थीटा है, चार्ज क्यू है, वेलोसिटी वी है, तो वापस वो उसी एंगल पर वो आउट होगा।
मतलब ये थीटा है तो वापस ये भी एंगल थीटा के इक्वल होगा। जिस एंगल से वो एंटर किया वापस उसी एंगल से वो एग्जिट होगा। थर्ड पॉइंट अपन, और ये कभी भी पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। बाहर से अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कभी भी पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। when a charged particle when a charged particle already in already in a magnetic field and starts the motion perpendicular to the field, then it will complete a circle। अगर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड में है, एक्सटर्नल पॉइंट से वो फील्ड में एंटर नहीं कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसके अंदर चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी पहले से है। जैसे हम कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल था और उसने इस टाइप से परपेंडिकुलर मोशन स्टार्ट कर दी। ये चार्ज क्यू है और v वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट किया, तो ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा। यहाँ पे अपन कह रहे वेलोसिटी था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी था, और अभी ये सर्कुलर पाथ, इसकी रेडियस सपोज r है, तो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में वो मोशन करेगा। पहले से ही अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो कंप्लीट सर्कल करेगा। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एंटर हो रहा है तो वो कभी भी सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। जिस एंगल पर इन हुआ उसी एंगल पे वो आउट होगा। अभी जैसे कुछ एग्जांपल बेटा इससे रिलेटेड अपन देखते हैं। एग्जांपल हमें कहा गया कि ए चार्ज Q equals to -4 microcoulomb has an instantaneous velocity v vector equals to 2 I cap minus 3 j cap plus k cap into 10 power 6 meter per second in a uniform magnetic field uniform magnetic field B vector equals to 2 I cap plus 5 j cap minus 3 k cap into 10 power minus 2 Tesla. Find the force on the charged particle. Find the force on the charged particle. चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्या है वो अपने को फाइंड। मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इक्वल टू बेटा क्यू बी क्रॉस बी के इक्वल होता है। ये अपन कह रहे कि फोर्स है। अभी अपन कह रहे कि मुझे क्यू की वैल्यू बेटा -4 माइक्रोकूलम दे रखा है और पहले वी क्रॉस बी अपन फाइंड कर लेते हैं। वी क्रॉस बी बेटा है ना, इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। आई कैप जे कैप के कैप, वी की वैल्यू बेटा 10⁻⁶ है, पावर उसको अपन पहले ही बाहर ले लेते हैं है ना, और 10⁻⁻2, तो इसको अपने 10⁻⁴ को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। अभी आई फर्स्ट है वी, वी का बेटा एक्स कंपोनेंट कितना 2 -3, ये 1 हो गया, और ये 2 5 और -3 के इक्वल है। मीन्स यहाँ से अपने को 10⁻⁴, फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि आई कैप लिखना विथ पॉजिटिव साइन, तो आई कैप विथ पॉजिटिव साइन और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो -3 इंटू -3 9 हो गया, -5 हो गया। फिर जे कैप को विथ नेगेटिव साइन था, तो माइनस जे कैप हो गया, कॉलम और रो को छोड़ा बेटा, 2 इंटू -3 -6 हो गया, 1 इंटू 2 था -2 हो गया। फिर अपन कैरी की प्लस के कैप को विथ पॉजिटिव साइन, कॉलम और रो छोड़ा, 2 इंटू 5 10 हो गया, -3 इंटू 2 -6, तो 10 माइनस ऑफ -6। यहाँ से अपने को मिला 10⁻⁴, ये हमने 9 माइनस 4 आई कैप हो गया, फिर -6 और +8 जे कैप हो गया, और ये अपने को मिला 16 के कैप के इक्वल है। अभी अपन कह रहे हैं कि अपने पास चार्ज वो -4 माइक्रोकूलम के इक्वल है, तो यहाँ पे अपने लिखा -4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है, इंटू 10⁻⁴, और ये हमने लिखा 4 आई कैप +8 जे कैप और -16 के कैप, -16 के कैप, तो ये -16 के कैप, और उसको सॉल्व करेंगे। 4 को अंदर में पॉजिटिव है, बोलो बेटा। हाँ पॉजिटिव ही है पॉजिटिव ना, पॉजिटिव ये पॉजिटिव, माइनस ऑफ यस यस माइनस। यस यस पॉजिटिव, 10 माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ से अपने को मिला -16 आई कैप और प्लस -32 ये जे कैप हो जाएगा, और फिर अपने को -4 16, तो -64 के कैप हो गया, और मल्टीपल में हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 न्यूटन, ये इसका यूनिट हो गया। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन emitted by a heated cathode and accelerated through a potential difference of 2.0 kilovolt enters in a region of uniform magnetic field uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the radius of the trajectory of the electron if the field is A transverse to the initial velocity, and B makes an angle 30 degree with the initial velocity. With the initial velocity. V वो हमें दे रखा 2 इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट है, अपॉन E की 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और B 0.15 टेस्ला।
और इसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे तो ये रेडियस अपने को मिलता है 1 इंटू 10⁻⁻3, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। ये रेडियस आर की वैल्यू है फर्स्ट केस में। अभी सेकेंड केस में क्या, उसमें एक्यूट एंगल वाला फॉर्मूला होता है। रेडियस से वो क्या होता है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और एम वी अपॉन क्यू बी उसकी वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आर इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं 1 है ना, एम वी अपॉन क्यू बी की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, 1 इंटू 10⁻⁻3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हमें मिला 0.5 मिलीमीटर। दैट इज द आंसर। आर इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर के इक्वल का रेशियो क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। इफ ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो देखो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है 1h1। तो उसके अगर मास की बात करें तो उसमें एक प्रोटॉन है, मतलब mp वो उसका मास हो गया। उसके अगर चार्ज की बात करेंगे तो उसमें एक ही प्रोटॉन है, मतलब प्लस ई वो उसका चार्ज है। प्रोटॉन के बाद में अपन न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोमर 1h2। इसमें मास कितना है, 2 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। चार्ज कितना है, प्लस ई के इक्वल है। अगर तीसरा पार्टिकल की हम बात करें दैट इज अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। उसमें मास कितना है, 4 टाइम्स एम पी है, और चार्ज कितना है, 2 ई के इक्वल है। अभी हम रेडियस की बात करते हैं। जैसे रेडियस फर्स्ट आर प्रोटॉन, आर प्रोटॉन की क्या होगा, 2 मास ऑफ द प्रोटॉन ई के अपॉन ई बी के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे हैं न्यूट्रॉन की रेडियस क्या होगा, 2 मास 2 टाइम्स एम पी, काइनेटिक एनर्जी सब में सेम है तो ई के अपॉन चार्ज ई पी। फिर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये 2 मास इसका 4 टाइम्स हो गया इंटू ई के, और चार्ज 2 ए इंटू बी के इक्वल। और उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये 1 मिला, यहाँ पे बेटा √2 है, और ये अपने पास 2 के 4 से ये 2 कैंसिल, मतलब 1 हो गया। तो रेशियो अगर अपन यहाँ पर देखें, प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन का रेशियो, अल्फा पार्टिकल का रेशियो 1 रेशियो √2 रेशियो 1 के इक्वल होगा। ये इसका आंसर होगा। If the above all charged particles enters in a uniform magnetic field with constant potential, then find the ratio of the radii। पोटेंशियल वाला रेडियस में अपन कहेंगे r इक्वल्स टू अंडर रूट 2 m ई वी क्यू बी अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए हो गया 2 मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन v अपॉन ई बी के इक्वल होगा। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में 2 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चार्ज सेम ई बी और चार्ज ई वी। फिर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा में अपन लिख सकते हैं 2 मास कितना बेटा, 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज 2 ई वी अपॉन 2 ई इंटू बी, 2 से 2 कैंसिल आउट। अभी इसका रेशियो लेंगे तो 1 रेशियो, ये बेटा √2 रेशियो, यहाँ पर भी √2 आएगा। तो रेशियो क्या मिला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इसका रेशियो 1 रेशियो √2 रेशियो √2 के इक्वल है। दैट इज द आंसर। Find the total time taken by the charge q to come out from the given magnetic field। इस मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट बाहर आने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, वो टाइम अपने को कैलकुलेट करना। अभी देखो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है बेटा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो ये अपन कह रहे, और परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करेगा वही उसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर हो गया। अभी अपन कह रहे हैं कि बाई ज्योमेट्री अपन ड्रॉ करेंगे, और ये एंगल कितना वो एंगल अपन कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे कर सकते हैं, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल बेटा थीटा होगा।
ये भी थीटा होगा। तो ये एंगल 90, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल होगा। पाई माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा हो गया। तो जब अपने को टाइम इसमें फाइंड करना है, तो टाइम को बेटा अपन लिख सकते हैं थीटा बाई ओमेगा। थीटा बाई ओमेगा, थीटा कितना है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई माइनस 2 थीटा बेटा। और ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा हमने कहा था क्यू बी बाई एम के इक्वल होता है। तो इसको अपने लिखा क्यू बी बाई एम। ये बेटा टोटल टाइम टेकन है टू कम आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ऑलरेडी अपने फाइंड किया बेटा, और वो एंगुलर स्पीड क्या मिला था, क्यू बी बाई एम के इक्वल। और जो ये वाला थीटा जो मैंने दिया है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें थीटा दिया वो थीटा, वो नहीं है। ये बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ कितना, पाई माइनस 2 थीटा, इसलिए अपने पाई माइनस 2 थीटा रखा। अभी देखो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। ये जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी अपन कह रहे कि एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की जगह ये हमने कहा कि एक नेगेटिव चार्ज है। ये माइनस क्यू चार्ज है, और वो v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर कर रहा है। और इसमें भी अपने को पूछा गया फाइंड टाइम, कितने टाइम तक के बाद में वो बाहर निकलेगा, ये टाइम अपने को फाइंड करना है। बताओ बेटा इसमें फोर्स कहाँ पे लगेगा, v क्रॉस b से बताओ फोर्स कहाँ पे लगेगा। सर्कल नीचे की तरफ बनेगा या ऊपर की तरफ बनेगा, इसका नीचे नीचे बनेगा क्योंकि नेगेटिव। यस नेगेटिव है, तो v क्रॉस b ऊपर आना चाहिए, नेगेटिव है तो नीचे ले लेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें बेटा अपन कह रहे कि जैसे ये एंगल थीटा से एंटर किया, तो इसमें जो सर्कल बनेगा वो सर्कल ऐसे यूं बनेगा, ये ऐसे हमने कहा सेम एंगल थीटा से एंटर किया तो थीटा से बाहर निकलेगा। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि इसमें सर्कल कंप्लीट करेगा। अभी हमें पता है कि जो टेंजेंट है मतलब वेलोसिटी है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा ये रेडियस इधर हो गया, इस पॉइंट पे रेडियस इधर, जहाँ पे ये बाइसेक्ट करेगी मीट करती हैं वो उसका सेंटर होगा, ये सेंटर है। अभी बेटा अपन कह रहे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है वो अपने को फाइंड करना। वो कैसे फाइंड करेंगे, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, ये बेटा थीटा हो गया। ये एंगल अपने पास पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल हो, पाई माइनस 2 थीटा। और हमें तो ये वाला एंगल चाहिए था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और वो एंगल क्या होगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई प्लस 2 थीटा हो गया। तो इसमें अपन कह रहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो मिला पाई प्लस 2 थीटा। और एंगुलर स्पीड हमें पता है क्यू बी बाई एम के इक्वल होता है। टाइम टी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओमेगा एंगुलर स्पीड। और यहाँ से अपने को मिला पाई प्लस 2 थीटा अपॉन बेटा क्यू बी एम के इक्वल। ये इसका आंसर, ये जिससे अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
कि बेटा अपन कह रहे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वेट है वो डी के इक्वल है। एक चार्ज पार्टिकल इस टाइप से बेटा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, चार्ज क्यू और मास एम के इक्वल, स्पीड डब्ल्यू है, और अपने को डेविएशन पूछा गया है। तो डेविएशन देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये अपन कह रहे कि ऐसा सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा, इस टाइप से अपन कह रहे कि ये चार्ज बाहर निकलेगा यहाँ से इस पॉइंट पे, और यहाँ से अपन कह रहे कि ये सीधा स्ट्रेट आउट होगा। डेविएशन होता है स्टार्टिंग एंगल के साथ में कितना एंगल बना रहा है। तो डेविएशन अगर फाइंड करना है तो ये वाला जो एंगल है वो इसका डेविएशन एंगल होगा, ये थीटा है, ये थीटा अपने को फाइंड करना है। अभी देखो थीटा फाइंड कैसे करेंगे, तो नीचे इसकी जो वेट है वो डी के इक्वल है, वेट अपने को गिवन है डी। अभी अपन कह रहे कि इसका कैलकुलेट करेंगे सेंटर कहाँ पे आएगा। तो देखो बेटा सेंटर हमेशा टेंजेंट के, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर यहाँ कहीं पे आएगा बेटा, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करेगा वो उसका रेडियस होगा, मतलब सेंटर होगा। अगर ये सेंटर है तो हम कह सकते हैं ये रेडियस आर, ये भी रेडियस क्या होगा आर के इक्वल होगा। और मैंने क्या किया बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी देखो ज्योमेट्री से अपन देखते हैं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो बाई ज्योमेट्री ये भी एंगल क्या होगा थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अभी बेटा ये रेडियस आर है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी के इक्वल है। तो आर को मैं रिजॉल्व करता हूँ, आर को रिजॉल्व किया तो बेटा ये आर कॉस थीटा होगा और इसका परपेंडिकुलर आर साइन थीटा के इक्वल होगा, ये डिस्टेंस आर साइन थीटा। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है कि जो आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा वो डी के इक्वल है बेटा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू डी बाई आर के इक्वल होगा। अभी आर दिया हुआ नहीं है तो आर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो आर का फॉर्मूला अपने पास है एम वी अपॉन क्यू बी, क्योंकि अपने को वी भी दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने लिखा साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू बी आर अपॉन एम बी के इक्वल होगा। हमें थीटा चाहिए तो थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स बी क्यू डी अपॉन एम बी के इक्वल होगा, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। Moving, when a charged particle moving in a region having both having both types of magnetic field, both types of both type of field, magnetic and electric, magnetic and electric field, then the resultant force, the resultant force acting on the charged particle, acting on the charged particles is equal to, sorry, particle is called Lorentz force. लॉरेंट फोर्स, जब दोनों चार्ज पार्टिकल अपन कह रहे कि सॉरी दोनों फील्ड प्रेजेंट है और चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स अगर देखेंगे तो उस फोर्स को अपन लॉरेंस फोर्स कहेंगे। दैट मीन्स लॉरेंस फोर्स को अपन कह सकते हैं एफ एल इक्वल्स टू
फोर्स ड्यू टू बेटा अपन कह रहे मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का कंबाइन, और उसको हम लिख सकते हैं क्यू मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा, क्यू वी क्रॉस बी, और ये अपने पास क्यू ई वेक्टर के इक्वल होगा, और उसको हम लिख सकते हैं क्यू को कॉमन ले लिया, दैट मीन्स ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल होगा। ये लॉरेंस फोर्स है। अब इस लॉरेंस फोर्स से रिलेटेड नीट में इतना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट अपन कह रहे कि जब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो उसमें इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपने को पूछते हैं, नीट में नहीं है। तो अपन केवल इस फोर्स की डेफिनेशन तक ही रखेंगे कि वी बी और ई दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी के इक्वल करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर ये अपन कह रहे कि इस टाइप से एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पी क्यू है, ये पी है और ये क्यू है, और इसमें बेटा करंट है कुछ इस डायरेक्शन में, पी से क्यू की तरफ आई करंट फ्लो हो रही है। अभी जब करंट फ्लो होंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स बेटा कैसी मोशन करेंगे, तो ड्रिफ्ट मोशन करते हैं। और ये जैसे अपन कह रहे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मोशन करेगा, है ना। तो जब अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मोशन कर रहा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स लगेगा कहाँ से कहाँ पे बेटा, तो अपन कह रहे कि इसकी स्पीड अपने वी डी ड्रिफ्ट स्पीड लिया बेटा, तो वी डी ऊपर है बी नीचे है, तो अपन कह रहे कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है वी क्रॉस बी बेटा, तो ये अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में इस चार्ज पे फोर्स लगेगा बेटा। तो अभी देखो अपन कैसे इसको देखेंगे, फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल वो होता है बेटा क्यू वी, अभी वी यहाँ पे क्या है वी डी, तो क्यू वी डी क्रॉस बी के इक्वल होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं क्यू वी डी बी साइन 0, क्योंकि सॉरी साइन 90, दोनों परपेंडिकुलर है वी डी और मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपने पास एन कैप हो गया, मीन्स इसको हम कह सकते हैं क्यू वी डी बी एन कैप के इक्वल होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अभी मुझे टोटल चार्ज बेटा क्यू फाइंड करना है, तो हम कह रहे कि ये जो कंडक्टर हमने लिया है उस कंडक्टर की लेंथ बेटा एल के इक्वल है, कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि अगर क्यू की बात करें तो क्यू को अपन लिख सकते हैं एन टोटल नंबर ऑफ, अपन कह रहे कि नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू एल इंटू अपन कह रहे कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। मीन्स यहाँ पर एन जो है वो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और ई बेटा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो हम फोर्स की अगर अपन बात करें तो फोर्स कितना हो गया बेटा एन ए एल ई, और ये अपने पास वी डी इंटू बी के इक्वल होगा। अभी देखो इसको बेटा अपन क्या कहेंगे कि एफ बी इक्वल्स टू एन ई ए वी डी इंटू बेटा एल, और ये हमने वी लिख दिया, और ये वैल्यू बेटा किसकी है एन ई ए वी डी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था एन ई ए वी डी, तो ये अपने एन ई वी ए डी जो इलेक्ट्रिक करंट
हो गया इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फोर्स वो हमें मिला आई एल बी, और उसको अगर वेक्टर फॉर्म में अपन देखें तो वेक्टर फॉर्म में अपने को मिलेगा आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वो बेटा है आई एल क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है, जहाँ पे एल ये अपन कह रहे जो डायरेक्शन है एल वेक्टर वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। एल वेक्टर की डायरेक्शन, ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट डायरेक्शन will be in the direction of इलेक्ट्रिक करंट होगा। बायो सावर्स में भी अपने देखा था कि जो डीएल करंट एलिमेंट लिया था उसकी डायरेक्शन कहाँ पे था, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में था। तो एल वेक्टर दैट इज करंट एलिमेंट है और डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एफ बी वेक्टर इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है। अगर मुझे और बेटा एलिमेंट के फॉर्म में जैसे कर्व के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन और ये बेटा आई डी एल क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होगा। वेक्टर फॉर्म में अगर अपने को लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं आई डी एल क्रॉस बी वेक्टर, और उसको और थोड़ा रखना है तो हम केवल डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे और क्रॉस बी वेक्टर। ये बेटा अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड है।